क्लास चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया से। मैंने आपको जैसा कि बताया कि तकरीबन 5 टाइप्स होती हैं शिज़ोफ्रेनिया की। ठीक है, चले इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग किधर हैं यार? बाकी लोगों को बुलाओ ना जल्दी से। चले एनी हो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ पैरानॉइड टाइप। और पैरानॉइड जैसे ही आपके माइंड में आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि देर आर परसिक्यूटरी और ग्रैंडियोज डिल्यूजन्स। परसिक्यूटरी और ग्रैंडियोज का मतलब है परसिक्यूटरी, अभी मैं आपको डिल्यूजन्स के आगे कंप्लीट टाइप्स बताऊंगा, लेकिन परसिक्यूटरी होती है जिसमें कोई ऑर्डर्स किए जा रहे होते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल परसिक्यूटरी और ग्रैंडियोज किस्म की डिल्यूजन्स होती हैं। ग्रैंडियोज का मतलब अपने आप को बड़ी चीज़ समझना। एंड हेलुसिनेशंस, समटाइम एक्सेसिव रिलीजियोसिटी। तो पैरानॉइड पर्सन जो होता है वो बड़ा रिलीजियस हो जाता है, बहुत एग्रेसिव उसका बिहेवियर होता है, तो पैरानॉइड इसको शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। दूसरी जो टाइप है उसको डिसऑर्गेनाइज टाइप कहा जाता है। ग्रॉसली इनअप्रोप्रिएट और फ्लैट अफेक्ट। ठीक है, इसमें फ्लैट अफेक्ट होता है, इनकोहेरेंस, लूज एसोसिएशन, एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, बातचीत उससे ठीक से नहीं हो रही होती, तो इसको डिसऑर्गेनाइज टाइप कहते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो कैटाटोनिक टाइप है। तो कैटाटोनिक टाइप का मैंने आपको पहले भी बताया था, कैटाटोनिया होता है इसके अंदर मार्क्ड साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, मोशनलेसनेस, कि एक ही पोस्चर के अंदर वो अच्छा खासा टाइम जो है ना वो इसी तरह से गुजार देते हैं। मार्क्ड साइकोमोटर डिस्टर्बेंस होती है, मोशनलेस हो जाता है बंदा, और एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी या बहुत ही ज़्यादा मतलब टांगों को बार बार वो करना और हाथों को बार बार कुछ इस तरह से जो है ना मूवमेंट्स करना। एक्सट्रीम नेगेटिविज्म होता है इंसान के अंदर, म्यूटिज्म होता है, मतलब किसी से बात नहीं करता। पिक्यूलैरिटीज ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, इकोलीलिया और इकोप्रेक्सिया, मतलब नकल उतारता है बोलने की भी, और साथ में जो मोशन होती हैं, जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है उसकी भी नकल उतारता है। तो ये कैटाटोनिया में ये चीज़ें ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती हैं। अगली टाइप है उसको अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं। सो अनडिफरेंशिएटेड का मतलब कि उसके अंदर मिक्स्ड सारी की सारी सिम्टम्स पाई जा रही होती हैं। कई उसके अंदर कुछ उसमें से पैरानॉइड में से सिम्टम्स हैं, कुछ कैटाटोनिया में से सिम्टम्स हैं, कुछ वो जो हमने जो दूसरे नंबर पे पढ़ा था डिसऑर्गेनाइज टाइप, तो इन सब की मिक्स्ड इसके अंदर सिम्टम्स पाई जा रही होती हैं, अलॉन्ग विद डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट, अफेक्ट एंड बिहेवियर। उसके बाद रेजिडुअल आ जाता है। सो एटलीस्ट वन प्रीवियस साइकोटिक एपिसोड बट नॉट करंटली सोशल विड्रॉल, फ्लैट अफेक्ट, लॉज एसोसिएशन, कि एक साइकोस्टिक इफेक्ट एपिसोड हो चुका होता है लेकिन इस वक्त जो है ना वो नॉर्मल है, और उसके अंदर ये दूसरी जो सोशल विड्रॉल, फ्लैट इफेक्ट, एसोसिएटिव लूजनेस, ये सिम्टम्स उसके अंदर पाई जा रही हैं, तो उसको हम रेसिडुअल शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ये तो था शिज़ोफ्रेनिया, ये भी एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, लेकिन देर आर सर्टेन अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स ना। तो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर लिखा हुआ है साइकोटिक डिसऑर्डर्स, तो ये कुछ और भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं जो शिज़ोफ्रेनिया के अलावा हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है उसको कहते हैं शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। द क्लाइंट एग्जिबिट द सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया बट फॉर लेस देन द 6 मंथ्स। तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी शिज़ोफ्रेनिया तो हमने देखा था कि 6 मंथ्स के लिए सिम्टम्स रहेंगी तो हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर 6 महीने से कम शिज़ोफ्रेनिया की तरह की कुछ सिम्टम्स रहें तो उसको शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं। सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में और मे नॉट बी इम्पेयर्ड, हो सकता है कि बंदा अपने सोशल और ऑक्यूपेशनल काम शाम कर पा रहा है और हो सकता है वो ना कर पाए शिज़ोफ्रेनिफॉर्म वाला। दूसरा जो साइकोटिक डिसऑर्डर है उसको कहते हैं शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है कि इसमें शिज़ो प्लस अफेक्टिव, मतलब कुछ मूड डिसऑर्डर का कुछ है इसके अंदर। हाँ, द क्लाइंट एग्जिबिट द सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस एंड एट द सेम टाइम ऑल द फीचर्स ऑफ मूड डिसऑर्डर, आइदर डिप्रेशन और मेनिया। तो पेशेंट के अंदर साइकोसिस भी है और साथ में या तो डिप्रेशन पाया जा रहा है या फिर मैनिया पाया जा रहा है, तो इसको शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अगला जो है उसका नाम है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। सो द क्लाइंट हैज वन और मोर नॉन बिजार डिल्यूजन्स दैट इन द फोकस ऑफ द डिल्यूजन इज believable. Psychosocial functioning is not markedly impaired and behavior is not obviously odd or bizarre.
अच्छा, कुछ डिल्यूजन्स होती हैं उनको बिजार डिल्यूजन्स कहते हैं, और कुछ डिल्यूजन्स होती हैं उनको नॉन बिजार डिल्यूजन्स कहते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल अभी बताता हूँ कि बिजार और नॉन बिजार डिल्यूजन्स की क्या एग्जांपल हैं। एक मिनट दें मुझे। सो नॉन बिजार डिल्यूजन्स जो हैं, जैसा कि एक पर्सनल में बिलीव, जैसे कोई उसके ऊपर चीट कर रहा है, कोई कोई बड़ा करीबी बंदा उसकी डेथ होने वाली है, कोई गवर्नमेंट का बंदा उसको फॉलो कर रहा है, तो दीज आर नॉन बिजार डिल्यूजन्स, मतलब इनके ऊपर यकीन किया जा सकता है। लेकिन देर आर सर्टेन डिल्यूजन्स जिनको बिजार डिल्यूजन्स कहा जाता है। जैसा कि मैं कहूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ ना, वही चीज़ें इस वक्त टीवी पे चल रही हैं, मेरी थॉट जो है वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रही है, सारी दुनिया मेरी थिंकिंग को सुन रही है। सो दिस इज़ अ नॉन बिजार डिल्यूजन जिसके ऊपर यकीन किया ही नहीं जा सकता। हाँ, इस चीज़ पे यकीन किया जा सकता है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी मेरी थॉट्स जो हैं वो टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, तो दीज आर बिजार डिल्यूजन, मतलब इन पे बिलीव ही नहीं किया जा सकता। सो कुछ डिल्यूजन्स होती हैं जिन पे बिलीव किया जा सकता है, उनको नॉन बिजार डिल्यूजन्स कहते हैं, और वो डिल्यूजन्स जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे होती हैं उनको बिजार डिल्यूजन्स कहते हैं। हाँ जी, किस चीज़ की समझ नहीं आए बताएं। जी, जल्दी से, ताकि फिर मैं आगे चलूं। जी, जी फरीन, क्या समझ नहीं आया आपको? वॉइस कट रही है। अच्छा, बिजार और नॉन बिजार। देखें जी, नॉन बिजार वो डिवीजन है जिनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई पेशेंट कहे कि जाए भाई मुझे ना कोई आईएसआई का बंदा फॉलो कर रहा है, तो हो भी सकता है। लेकिन बिजार डिल्यूजन वो डिल्यूजन है जिनके ऊपर बिलीव किया ही नहीं जा सकता। जैसे मैं कहूँ कि मेरी थिंकिंग जो है वो टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रही है, ठीक है, रेडियो के ऊपर ब्रॉडकास्ट, जो मैं सोचता हूँ सारी दुनिया उसको सुनती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना चीज़, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिजार एंड नॉन बिजार। हाँ, बिजार का मतलब बड़ी अजीबो गरीब चीज़ होना ना। नॉन बिजार डिल्यूजन, सो डिल्यूजनल डिसऑर्डर के अंदर नॉन बिजार डिल्यूजन एक या दो पाई जाती हैं, बिजार डिल्यूजन जो है वो नहीं पाई जाती। चलें, अगली जो टाइप है इसको कहते हैं, हाँ, सो उसके बाद है जी ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल फातिमा, ये नॉन बिजार होगी, बिल्कुल बिल्कुल नॉन बिजार है, क्योंकि इस पे ये बिलीव किया जा सकता है ना। सो बिजार होती है जिस चीज़ पे कोई बिलीव ना किया जा सकता हो। ठीक है जी, आगे अगला जो डिसऑर्डर है उसका नाम है जी ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। सो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर जो है ना, द क्लाइंट एक्सपीरियंस द सडन ऑनसेट ऑफ एटलीस्ट वन साइकोटिक सिम्टम सच एज डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर विच लास्ट फ्रॉम 1 डे to 1 month। कि किसी बंदे को हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स या कोई भी इन इन सारी की सारी जो सिम्टम्स हैं साइकोसिस की, डिटैचमेंट फ्रॉम द रियलिटी की, इसमें से कोई ना कोई एक सिम्टम जो है वो एटलीस्ट 1 डे या एक महीने के लिए रहे, तो उसको हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। द एपिसोड मे और मे नॉट हैव आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर और मे फॉलो चाइल्ड बर्थ। तो ये ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, जैसे कि पोस्टपार्टम साइकोसिस होती है, वो उसको भी इसमें ले सकते हैं। और बाजुकात इसकी कोई वजह भी नहीं होती, ऐसे ही आ जाता होता है ये ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड। अच्छा, नेक्स्ट इज शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इसको फॉलिए डॉग्स भी कहा जाता है। टू पीपल शेयर अ सिमिलर डिल्यूजन, द पर्सन विद this diagnosis develop this delusion in the context of a close relationship with someone who has psychotic delusion। ठीक है, तो बाजुकात होता क्या है कि कोई कोई लोग जो जो आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनमें से एक बंदे के अंदर एक डिल्यूजन डेवलप होती है, दूसरा बंदा भी उसी चीज़ के ऊपर बिलीव करने लग जाता है। जैसे कि जी दो लोग एक घर में रहते हैं, तो वो मतलब घर में कोई है भी नहीं मसला, लेकिन वो कहें कि जी यहाँ पे हमें किसी ने कोई जादू कर दिया है, किसी ने कोई मसला हो गया है। सो इसको फिर हम जो है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर जो है उसमें ले लेंगे।
ठीक है, तो ये कुछ और साइकोटिक डिसऑर्डर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं इटियोलॉजी की तरफ। आखिर शिजोफ्रीनिया की रीज़न क्या बनती है, इटियोलॉजी वजह क्या बनती है। सो while the etiology of schizophrenia is not known, certain factors have been implicated in its development. etiology कोई बड़ी मेजर किस्म की श्योर जो कोई वजह है उसको हम इस पे नहीं कर सकते कि ये फलानी चीज़ जो है, फलाना स्ट्रेसर जो है उसकी वजह से शिज़ोफ्रीनिया होगा। हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली इसकी डेवलपमेंट के अंदर जो है ना वो करते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि देखा गया है कि मतलब पेरेंट्स में है तो बच्चों के अंदर भी होने के चांसेस होते हैं। नहीं, नॉर्मली नहीं होता। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस डिसऑर्डर इस किसकी मतलब कोई श्योर शार्ट चीज़ें नज़र आ रही हैं सामने तो फिर तो हम उसे नहीं कहेंगे डिल्यूजन ना। लेकिन अगर वो बेसलेस है मतलब फॉल्स फिक्स बिलीफ है तो फिर हम उसको डिल्यूजन कंसिडर करेंगे ना। ठीक है जी। तो अदर फैक्टर्स में द सीजन ऑफ बर्थ इज रिलेटेड टू द इंसिडेंस ऑफ शिजोफ्रीनिया। तो सीजन ऑफ बर्थ जो है उसके अंदर भी देखा गया है कि कुछ लोग जो कि कोल्ड वेदर में पैदा होते हैं उनके अंदर शिजोफ्रीनिया ज़्यादा पाया जाता है। So more people with schizophrenia are born during cold weather months. One possible explanation for this finding is viral infection of the mother during the second trimester of pregnancy, since infection occur seasonally. ठीक है, तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये निकाली गई कि शायद मदर को जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है वायरल, जिसकी वजह से ब्रेन की केमिस्ट्री के ऊपर असर पड़ता है बच्चों की। उसके बाद नो सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर कॉजेज शिजोफ्रेनिया, हाउएवर बिकॉज पेशेंट विद शिजोफ्रेनिया टेंड टू drift down the socioeconomic class as a result of their social deficit. The downward drift hypothesis, they are often found in lower socioeconomic groups. तो मोस्टली गरीब लोगों के अंदर ये इसलिए देखा जाता है शिजोफ्रीनिया, गुर्बत इसकी कॉज नहीं है, इसलिए देखा जाता है उन लोगों में बिकॉज जिस बंदे को शिजोफ्रीनिया हो जाता है वो कोई काम काज करने के काबिल नहीं रहता, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पुअर हो जाता है। सो अब आ जाते हैं न्यूरल पैथोलॉजी की तरफ कि ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं, तो हम बाज़ औक़ात कंसिडर करते हैं कि ये वजह बन सकती है शिज़ोफ्रेनिया की। सो एनाटॉमिकली abnormalities of the frontal lobe as evidenced by decreased use of glucose in frontal lobe or positron emission tomography scans are seen in the brain of schizophrenics. So देखा गया कि फ्रंटल लॉब के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी वजह से शिजोफ्रेनिया हो जाता है। उसके बाद लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, एबनॉर्मल सेरेब्रल सिमेट्री एंड चेंजेस इन ब्रेन डेंसिटी आल्सो मे बी प्रेजेंट। शिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखा गया है कि ब्रेन की डेंसिटी कम हो जाती है और उसके जो वेंट्रिकल्स हैं वो वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर और अदर अबनॉर्मेलिटीज अगर हम शिजोफ्रेनिया में देखें, द डोपामीन हाइपोथेसिस फॉर शिजोफ्रेनिया स्टेट्स दैट शिजोफ्रेनिया रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, के डोपामिनर्जिक या तो उसके रिसेप्टर्स का बढ़ जाना या डोपामीन का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाना देखा गया है शिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स के ब्रेन के अंदर। एक्सेसिव नंबर ऑफ डोपामीन रिसेप्टर्स, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ डोपामीन, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर टू द डोपामीन। अच्छा जी, आगे कल्चरल कंसिडरेशंस आ जाती हैं। आइडियाज कंसिडर्ड डिल्यूजन इन वन कल्चर। हाँ, कह सकते हो आप, थोड़ा बहुत मोटा दिमाग, लेकिन ब्रेन का मैस जो है ना कम हो जाता है, वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाते हैं। आइडियाज कंसिडर्ड डिल्यूजनल इन वन कल्चर पॉजिटिवली कॉमनली एक्सेप्टेड बाय अदर कल्चर्स। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि एक कल्चर के अंदर डिल्यूजन कंसिडर की जाती हैं दूसरे कल्चर में शायद वो डिल्यूजन कंसिडर नहीं की जाती हैं। ठीक है, जैसा कोई बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं कोई बुजुर्ग को किसी का ख्वाब में आना या किसी बुजुर्ग वगैरह का इस तरह से आना, तो वो कोई कल्चर्स में नॉर्मल समझा जाता है, कईयों में उसे डिल्यूजन कंसिडर किया जाता है। तो जब भी हम डिल्यूजन देखते हैं तो डिल्यूजन इज़ अ रिलेटिव टर्म, फॉल्स फिक्स बिलीफ है। तो कुछ बिलीफ जो है वो कुछ कल्चर्स के अंदर ठीक समझे जाते हैं और कुछ कल्चर के अंदर ठीक नहीं समझे जाते। अगली, ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशंस एज नॉर्मल पार्ट ऑफ रिलीजन एक्सपीरियंस इन सम कल्चर्स। तो कुछ कल्चर्स के, कुछ रिलीजन्स के अंदर ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशंस को नॉर्मल भी समझा जाता है। ठीक है, जैसे पैगंबर जो हैं उनके मतलब वही वगैरह आना और इस तरह की चीज़ें। एथनिक डिफरेंसेस इन रिस्पांस टू साइकोट्रोपिक मेडिसिन। सो देखा गया है कि ब्लैक्स के ऊपर जो साइकोट्रोपिक मेडिसिन हैं, एंटी साइकोटिक मेडिसिन हैं, वो ज़्यादा असर नहीं करती हैं, वाइट्स के ऊपर ये मेडिसिन ज़्यादा असर करती हैं। सो ये भी एक कल्चरल कंसिडरेशन है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। सो ट्रीटमेंट में आप लोगों को पहली बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, एंटीसाइकोटिक्स पढ़ी हैं, तो एंटीसाइकोटिक्स ही इस्तेमाल होती हैं किसके लिए,
सिजोफ्रेनिया के लिए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एंटीसाइकोटिक न्यूरोलेप्टिक मेडिसिन। ठीक है जी। सो मैंने पहले ही बताया आपको कि कन्वेंशनल जो एंटीसाइकोटिक्स हैं वो पॉजिटिव साइंस के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको ठीक करती हैं, और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो हैं वो नेगेटिव साइंस को ज़्यादा अच्छे से ठीक करती हैं। ठीक है। कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक टारगेट्स द पॉजिटिव साइंस, ठीक है, जैसे कि डिल्यूजन्स, hallucinations, disturbed thinking, other psychotic symptoms, but have no observable effect on the negative signs। तो कन्वेंशनल का पॉजिटिव के ऊपर ज़्यादा असर है, नेगेटिव के ऊपर थोड़ा सा असर भी नहीं है। इसी तरह एटिपिकल एंटीसाइकोटिक डिमिनिशेस पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स को भी ठीक करती हैं, लेकिन वो नेगेटिव के ऊपर भी अपना इफेक्ट करती हैं, जैसे कि एवोल्यूशन और सोशल विड्रॉल, एनहेडोनिया, इनको भी ठीक करती हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है साइको सोशल ट्रीटमेंट। मतलब हमने पढ़ा कि जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर हमने मतलब मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरेपिक ट्रीटमेंट भी जो है वो लाजमी देना होता है। इसमें ग्रुप थेरेपीज आ जाती हैं। सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि बाकी लोगों ने किस तरह से कोप किया, वो अकेले नहीं है इस दुनिया में। सपोर्टिव ग्रुप होते हैं, मेडिकेशन मैनेजमेंट के ग्रुप बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और यूज़ ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप भी बनाए जाते हैं इनके लिए। आगे सोशल स्किल ट्रेनिंग। तो हमें पता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी प्रॉपर्ली नहीं गुजार पाते, अपनी काम काज नहीं कर पाते, ठीक है, इन हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और सारी सिम्टम्स की वजह से। तो इनके लिए सोशल स्किल ट्रेनिंग, कोग्निटिव एडेप्टेशन ट्रेनिंग की जाती है, कोग्निटिव एनहेंसमेंट थेरेपी की जाती है कि किस तरह से इनकी थिंकिंग को बढ़ाया जाए, किस तरह से थिंकिंग को क्लैरिफाई किया जाए, किस तरह से अपने काम कर सकें। फैमिली थेरेपी की जाती है, फैमिली और पेशेंट को बिठा के एजुकेशन भी दी जाती है, फैमिली को भी सिखाया जाता है कि इस पेशेंट के साथ किस तरह डील करना है और किस तरह से रहना है। क्योंकि अगर उस पेशेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको ज़्यादा परेशान करेंगे, तो क्या होगा, उसकी जो डिजीज़ है वो सीवियर होती जाएगी। आगे फैमिली एजुकेशन मैंने आपको इसी के साथ बता दिया। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले पेशेंट की असेसमेंट में प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, शिजोफ्रेनिया की है या नहीं, मे बी वो रेजिडुअल फेज, पहले कोई साइकोटिक एपिसोड आ चुका हो, प्रीवियस सुसाइडल आइडिएशन तो नहीं रही है, करंट सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कोई घर वाले हैं, कोई दोस्त यार हैं जो उसका ख्याल रख सकेंगे, या फिर हमें उसको एडमिट करना पड़ेगा किसी सेटिंग के अंदर। क्लाइंट्स परसेप्शन ऑफ द करंट सिचुएशन, क्लाइंट क्या सोचता है, क्या क्लाइंट को पता है कि मुझे बीमारी है, ये क्लाइंट कहता है कि नहीं जी ये चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल है। जनरल अपीयरेंस, मोटर बिहेवियर एंड स्पीच पेशेंट की देखेंगे। तो हमने इसकी बहुत सारी पीछे डिसऑर्डर्स पढ़ ली हैं। अपीयरेंस बाज़ औक़ात उसकी बड़ी डर्टी होती है, मोटर बिहेवियर उसका ठीक नहीं होता, स्पीच जो है हमने उसके बहुत सारे इकोलीलिया पढ़ा, और इसके अलावा एसोसिएटिव लूजनेस पढ़ी, पर्सिवरेशन पढ़ी। तो स्पीच के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। जी क्लास आवाज़ कट रही है? आवाज़ ठीक आ रही है? बता दें मुझे ताकि मैं आगे चलूँ। चलें ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव मूड और इफेक्ट, फ्लैट और ब्लंट इफेक्ट, एनहेडोनिया हमने पहले ही पढ़ लिया है जनाब, ठीक है। थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट, डिसऑर्डर्ड थॉट प्रोसेस होता है, थॉट कंटेंट होता है उनका, डिल्यूजन्स होती हैं, सेंसोरियम एंड इंटेलेक्ट, हेलुसिनेशंस होती हैं, डिसोरिएंटेशन होती है, कंक्रीट थिंकिंग होती है, ठीक है, वो जो हमने पढ़ा था लॉस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, पेशेंट से पूछते हैं कैसे आए हो, तो वो कहते हैं एम्बुलेंस में आया हूँ। जजमेंट एंड इनसाइट इम्पेयर हो जाती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट में बी डिस्टॉर्टेड विद डीपर्सनलाइजेशन, लॉस ऑफ ईगो बाउंड्रीज रिजल्टिंग इन बिजार बिहेवियर। तो पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी खराब हो जाता है जनाब। रोल एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप उसका ख़राब हो जाता है, ना अपना ख्याल रख पाता है, सोशली आइसोलेटेड हो जाता है लोगों के साथ, अपने फैमिली के रोल, अपने वर्क के रोल फुलफिल नहीं कर पाता, फिजियोलॉजिकल सेल्फ केयर कंसिड्रेशन अपना ख्याल नहीं रख पाता, जिसकी वजह से आपको वो बड़ा हाइजीन उसकी ठीक नहीं मिलेगी, स्लीप ठीक से सोया हुआ नहीं मिलेगा, पॉलीडिप्सिया ओकेजनली सीन इन लॉन्गर टर्म क्लाइंट्स। तो प्यास बहुत लगती है उन्हें, तो ये आप देख सकते हैं शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट इस तरह का नज़र आ सकता है आपको, डर्टी सा। अच्छा जी, कॉमनली नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर पॉजिटिव सिम्टम इंक्लूड रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है वो,
ठीक है, रिस्क फॉर सुसाइड हो सकता है, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस हो सकता है, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिटी, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ये नर्सिंग डायग्नोसिस आपने याद कर लिया। और नेगेटिव सिम्टम्स के लिए सेल्फ केयर डेफिसिट, सोशल आइसोलेशन, डेफिशिएंट डिवर्जनल एक्टिविटी के वो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करता, बस एक जगह पर बैठा है तो आराम से बैठा है। इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, इनफेक्टिव थेरेपेटिक रेजीम मैनेजमेंट, मेडिसिन नहीं लेते पेशेंट ये प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये इनके लिए नर्सिंग डायग्नोस बन सकती हैं जी। आउटकम्स क्या होनी चाहिए अगर हम किसी पेशेंट साइकोटिक पेशेंट जो है सिजोफ्रेनिया का उसको डील कर रहे हैं, तो वो ना तो अपने आप को इंजर करे ना किसी और को इंजर करे। बाज़ का तो होता क्या है कि हेलुसिनेशंस में उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आवाज़ें उसे कहती हैं कि जी फलानी बिल्डिंग को जाके बम से उड़ा दो, फलाने बंदे को मार दो, तो वो अपने लिए भी खतरा होता है और दूसरों के लिए भी खतरा होता है। एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी, कोशिश करें कि वो रियलिटी की तरफ वापस आए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दे, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को सोशली एक्सेप्टेबल मैनर्स में एक्सप्रेस करे, और आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके अंदर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। ये आपकी नर्सिंग केयर का बेसिकली क्या है, गोल है। सो साइकोटिक फेज के बाद में भी पेशेंट को केयर की ज़रूरत होती है, बेशक अगर डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी नहीं है लेकिन दूसरी सिम्टम्स क्योंकि पाई जाती हैं, तो पार्टिसिपेशन इन द प्रेस्क्राइब रिजीम के मेडिसिन वगैरह जो है वो प्रॉपरली लेता रहे। बहुत साइड इफेक्ट होते हैं मेडिसिन के, उनको प्रॉपरली मेडिसिन को इस्तेमाल कर सके। मेंटेनेंस एडिक्वेट रूटीन फॉर स्लीपिंग, फूड एंड फ्लूइड इनटेक, खाने पीने सोने के हवाले से अपनी रूटीन उसकी ठीक रहे। बी इंडिपेंडेंट इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, अपनी जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंडिपेंडेंट रहे, अपना ख्याल रख सके, अपनी हाइजीन का ख्याल रख सके। चलो अच्छी बात है, अगर आप पढ़े बगैर बना सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस तो दैट्स वेरी नाइस। सो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, मैंने आप लोगों को जो है ना एक बल्क ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस स्टार्टिंग में दिया था, याद करवाया था, मुझे याद आ गया। चलें, सो कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स इन कम्युनिटी टू मीट हिज और हर नीड्स, तो लोगों से वो बातचीत कर सके अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। द क्लाइंट विल सीक और एक्सेप्ट असिस्टेंस टू मीट हिज और हर नीड विद इंडिकेटेड, जब उसको लगे तो वो अपनी जो है ना प्रॉपरली हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की तरफ आ सके, लोगों से अपनी मदद ले सके। आगे इंटरवेंशंस आ जाती हैं। इंटरवेंशंस, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या देनी है, तो सबसे पहले प्रमोट सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट्स एंड अदर्स, पेशेंट को भी सेफ रखें सुसाइड से। बाजू का तो उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो कहती हैं अपने आप, ठीक है, अपने आप को किल कर लो या किसी दूसरे को मार लो, दूसरे लोगों को भी सेफ रखना है। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन उससे करनी है। सो डिल्यूजन्स के लिए जो है हमें, अच्छा जी, सो डिल्यूजन्स, इंटरवेंशन फॉर डिल्यूजनल थॉट्स, सो डिल्यूजनल थॉट्स के लिए इंटरवेंशंस देनी है। इंटरवेंशंस फॉर हेलुसिनेशंस, ये भी आगे हम देखेंगे ये कौन कौन सी इंटरवेंशंस हैं, आगे बॉक्सेस के अंदर बनी हुई हैं, तो वहाँ पे मैं आपको ये इंटरवेंशंस आपको पढ़ाता हूँ। प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट हु हैज़ सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो अगर सोशली एक्सेप्टेबल बिहेव नहीं कर रहा क्लाइंट तो फिर उसको ज़रा आइसोलेशन में भी रखना पड़ता है। क्लाइंट और फैमिली को टीचिंग देना भी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये फैमिली टीचिंग है, क्लाइंट को जो देनी है शिजोफ्रीनिया के फैमिली को देनी है, सॉरी, हाउ टू मैनेज इलनेस एंड प्रिवेंट रिलैप्स, के इलनेस को किस तरह से मैनेज करना है, ये इलनेस है क्या। बाज़ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो उस पे रहते हैं कि शायद कोई जादू हो गया है, कोई जिन चिमट गया है, तो वो फिर गोले घंटे करवाते फिरते हैं। तो उनको बताना है कि दिस इज़ ये एक बीमारी है और इसके लिए प्रॉपरली मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करनी है, और बताना है कि मेडिसिन लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है, अदरवाइज पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पेशेंट को ड्रग्स नहीं लेने देनी है, पेशेंट को सेल्फ केयर और प्रॉपर न्यूट्रिशन देनी है, पेशेंट को सोशल स्किल सिखानी है, लोगों से बातचीत किस तरह से करनी है, अपने काम काज किस तरह से करने हैं। काउंसल एंड एजुकेशन ऑफ द फैमिली सिग्निफिकेंट अदर अबाउट द बायोलॉजिकल कॉजेज और क्लिनिकल कोर्स ऑफ शिजोफ्रेनिया एंड नीड फॉर ऑनगोइंग, तो भी पेशेंट की लाइफ में उससे बहुत क्लोज है, उसको पूरी बीमारी पढ़ा देनी होती है, बता देना होता है कि अभी अगर ये ठीक हो गया तो फ्यूचर के अंदर भी इसको इसी तरह साइकोटिक एपिसोड आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेट इन सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड केयर, सो पेशेंट को सपोर्ट करना है, पेशेंट को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाने देना, और देखा गया है कि जिनके सिग्निफिकेंट अदर्स फैमिली वगैरह पेशेंट के साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, उन लोगों के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट देखी जाती है और उनके अंदर लेस साइकोटिक एपिसोड्स देखे जाते हैं।
तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से, उनकी डेफिनेशन ले लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक एमसीक्यू वगैरह के अंदर जो है ना आ जाती हैं, तो एग्जाम्पल के साथ सबकी जो है ना ये डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, इनको अभी हम देख लेते हैं। लेकिन इनको देखने से पहले आप लोगों को मैं 10 मिनट्स की ब्रेक देता हूँ। आप लोग ब्रेक ले लें, फिर हम ये डेफिनेशन ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ को लेके चलते हैं। इस वक्त 6:25 हुए, इंशाल्लाह ताला 6:35 पे हम लोग वापस आते हैं, और वापस आके जो है ना फिर हम ये डेफिनेशंस पढ़ते हैं, और फिर हम देखते हैं हमने आगे क्या पढ़ना है। राइट जी, तो आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, पानी शानी पिए, जो भी करना है। 10 मिनट्स की ब्रेक। वसीम बदामी जैसी ट्रांसमिशन लगती है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ रेडियो पे काम करना शुरू कर दूँ या फिर टेलीविज़न पे काम करना शुरू कर दूँ। हाँ, वैसे मैंने नहीं सुना कभी वसीम बदामी को। चलें, आप लोग ब्रेक लें अभी, ब्रेक के बाद फिर हम लोग आते हैं, फिर इसको हम फर्दर आगे लेके चलते हैं।
हाँ जी, वापस आ गए आप लोग। जी, वापस आ गए आप लोग। जी ठीक है, चलें कुछ डेफिनेशन ऑफ टर्म्स हैं, इनको लेके चलते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइकोमोटर रिटार्डेशन है। सो ए जनरल स्लोइंग ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, के इंसान बड़ा स्लो स्लो जो भी मूवमेंट्स करता है वो स्लो स्लो करता है, तो दिस इज साइकोमोटर रिटार्डेशन। Next, we have waxy flexibility. They maintain any posture in which they are placed, even if the position is awkward or uncomfortable. जैसे मैंने आपको बताया कैटाटोनिया में वो बंदा जैसे हाथ को ऊपर करके पूरा पूरा दिन खड़ा रहेगा, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो वैक्स लाइक हो जाती हैं उसकी एक्सट्रीमिटीज़ या बॉडी का वो पार्ट जिसको उसने ऑड पोजीशन में रखा होता है, वहाँ पे एडिमेटस सा हो जाता है और वो वैक्सी सा हो जाता है, इसलिए इसे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। अगला जो है डेफिनेशन वो है जी वर्ड सलाद। सो वर्ड सलाद का मतलब है कि लफ्ज़ों की सलाद बना देना, ठीक है, कि तरह तरह के वर्ड्स बोलना जिनका आपस में कोई मतलब वो बनता ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं बनता। अगली चीज़ है जी इकोलिलिया। तो मैंने आपको इकोलिलिया इकोप्रेक्सिया का बता दिया। इकोलिलिया इज़ अबाउट रिपीटिंग वर्ड्स एंड इकोप्रेक्सिया इज़ अबाउट रिपीटिंग द इमिटेटिंग द मतलब जो भी है। No, it's not about dancers. This is waxy flexibility is something different. जिसका मतलब है कि एक ही पोर्शन में रखने की वजह से वो वैक्स लाइक उसकी अपीयरेंस हो जाती है, एडिमेटस हो जाता है बॉडी का वो पार्ट, इसलिए इसे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। आगे जो है सॉरी लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स रेफर टू हेजिटेशन बिफोर क्लाइंट रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन। तो क्लाइंट जो है ना, अच्छा जी, नेक्स्ट है लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स, कि आप सवाल पूछते हैं तो वो बड़ा सोच के गुम हो के जो है ना उसका जवाब देता है बाद में। उसके बाद है क्लैंग एसोसिएशन, एक ही वर्ड के ऊपर डटे रहना। आर आइडियाज डेट आर रिलेटेड टू वन अनदर बेस्ड ऑन साउंड और रिमिंग रेदर देन मीनिंग, ठीक है। क्लैंग एसोसिएशन कहते हैं कि शायरी की फॉर्म में बात करना। दैट जैसे कि आई विल टेक अ पिल इफ गो अप द हिल बट नॉट इफ माई नेम इज जिल आई डोंट वांट टू किल, ठीक है। तो वो शायरी की जो है ना एक सूरत के अंदर जो है ना वो बात करता है, रीम्स बनाता है। आगे है जी वर्बी जनरेशन इज द स्टीरियोटाइप्ड रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस दैट मे और मे नॉट हैव मीनिंग टू द लिसनर। तो एक ही बात को बार बार जो है ना वो इस तरह से रिपीट करना, जैसे आप किसी टनल में आवाज़ देते हैं तो उसकी इको आपको वापस आती है ना, आई वॉन्ट टू गो होम गो होम गो होम गो होम, तो दिस इज़ वर्बी जनरेशन। आगे वर्ड सलाद है, ये पहले भी आया है कि डिफरेंट वर्ड्स का कम्बिनेशन जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता। एग्जांपल है कॉर्न पोटैटोज जंप अप प्ले गेम ग्रास कपबोर्ड। तो पेशेंट इस तरह से बात करेगा जिसका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बनता होगा बातों का। आगे परजिवरेशन है, तो मैंने आपको बताया कि परजिवरेशन का मतलब है एक ही ख्याल पे एडहियर रहना, आप उससे जो मर्जी सवाल कर लें वो दोबारा से उसी बात के ऊपर आ जाएगा बंदा। सो इज द परसिस्टेंस एडेरेंस टू द सिंगल आइडिया टॉपिक एंड वर्बल रेपिटेशन ऑफ सेंटेंस फ्रेज और वर्ड इवन when another person attempt to change the topic. For example, नर्स पूछती है हाउ आर यू बीन स्लीपिंग लेटली, तो कैसी नींद आ रही है आपको, आई थिंक पीपल हैव बीन फॉलोइंग मी, पेशेंट इसका ये जवाब देगा। तो फिर नर्स पूछेगी वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, तो वो क्लाइंट कहेगा एट माई प्लेस पीपल हैव बीन फॉलोइंग मी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो आपका सवाल का जवाब देगा, लेकिन क्या करेगा वो बार बार उसी बात को जो है ना रिपीट करेगा। फिर नर्स ने पूछा व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, नथिंग बिकॉज पीपल हैव बीन फॉलोइंग मी। तो एक ही वर्ड एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना डिफरेंट आंसर्स में। आगे यदि थॉट ब्लॉकिंग, क्लाइंट में सडनली स्टॉप टॉकिंग इन द मिडल ऑफ सेंटेंस एंड रिमेन साइलेंट फॉर सेवरल सेकंड्स और टू अ मिनट। तो बाज़ अगर पेशेंट बात करते करते एकदम से ब्लैंक हो गए, चुप हो गए, ब्लैंक से आपकी तरफ देखने लग जाता है और फिर उसके बाद दोबारा से बोलना शुरू करता है, इसको थॉट ब्लॉकिंग कहते हैं। आगे थॉट ब्रॉडकास्टिंग है, दे आल्सो मे स्टेट दैट दे बिलीव अदर कैन हियर देयर थॉट्स, कि उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं बाकी लोग उनको सुन सकते हैं। थॉट विड्रॉल, दैट अदर्स आर टेकिंग देयर थॉट्स, कि लोग जो है ना इनकी दिमाग से थॉट्स को बाहर निकाल निकाल के खुद अपने माइंड में लेके जा रहे हैं। आगे थॉट इंसर्शन, दैट अदर्स आर प्लेसिंग थॉट्स इन देयर माइंड थ्रू देयर विल, कि दूसरे लोग जो हैं वो किसी तरीके से जो है ना अपनी थिंकिंग मेरे माइंड के अंदर इम्पोज कर रहे हैं, मेरे माइंड में थिंकिंग्स डाल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनको लगती हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स की तरफ।
सो टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिल्यूजन्स की भी टाइप्स हैं, हेलुसिनेशंस की भी टाइप्स हैं। डिल्यूजन्स की पहले मैंने आपको दो टाइप्स बताई, एक बिजार डिल्यूजन थी, एक नॉन बिजार डिल्यूजन थी। ठीक है जी। सो बिजार नॉन बिजार डिल्यूजन्स की टाइप्स मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ। अभी हम फिलहाल जो है ना टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस पढ़ते हैं कि हेलुसिनेशंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। हेलुसिनेशंस का जैसा कि मैंने जनाब आप लोगों को पहले बताया कि हमारी 5 सेंसेस हैं, तो सब के लिहाज से हेलुसिनेशंस आ सकती हैं। अब आपने क्या करना है, ज़रा बुक को ओपन करना है और वहाँ पे हेलुसिनेशन की टाइप्स पढ़नी है और इनको एक दफ़ा थोरोली रीडिंग देनी है आपने सारी टाइप्स को। तो अभी अजान हो रही है, मेरे पास अजान हो जाती है, फिर मैं आपको गेट बैक करता हूँ 5 मिनट तक। उतनी देर आप लोग इसको हेलुसिनेशंस की टाइप्स को रीडिंग दें और फिर मुझे एक एक लाइन में बताएं कि आपको क्या समझ आ रही है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या है, विजुअल क्या है, कैनेस्थेटिक क्या है, सिनेस्थेटिक क्या है, ऑल्फैक्टरी क्या है, टेक्टाइल क्या है। एक दफ़ा रीडिंग दें, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हाँ जी, अटेंडेंस लगा लें उतनी देर आप लोग।
चलें जी आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, आई होप यू आर देयर। सो हम आगे चलते हैं हेलुसिनेशन की टाइप्स की तरफ। डिल्यूजन की टाइप हम बाद में पढ़ते हैं। सो हेलुसिनेशन जैसा कि आप लोगों के सामने ही है, सबसे पहले ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन है जिसमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप इन्वॉल्विंग हियरिंग साउंड मोस्ट ऑफन वॉइसेस टॉकिंग टू और अबाउट द क्लाइंट। दे मे बी वन और मल्टीपल वॉइसेस। A familiar to unfamiliar person voice may be speaking। हो सकता है किसी जानने वाली की आवाज़ हो सकता है किसी अनफेमिलियर बंदे की आवाज़ हो, और बाज़ का कमांडेड हेलुसिनेशंस होती हैं जिसमें वो वॉइसेस जो है वो कुछ डिमांड कर रही होती हैं उससे कि इस बंदे को किल कर दो, इस बंदे को ऐसे कर दो। दैट क्लाइंट, जिसके ऊपर क्लाइंट फिर एक्शंस भी लेता है, उन कामों को करता भी, ऑफन टू हार्म सेल्फ और अदर्स एंड आर कंसिडर्ड डेंजरस। ठीक है। उसके बाद विजुअल हेलुसिनेशंस हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, तो उसी के ऊपर जो है ना विजुअल हेलुसिनेशंस है। तो विजुअल हेलुसिनेशंस में बेसिकली क्या होता है, इन्वॉल्व सीइंग थिंग्स। इसमें चीज़ें नज़र आती हैं दैट डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, जैसे किसी लाइट को देखना, किसी डेड पर्सन को देखना जो कि मर चुका है पहले, सीइंग अ फ्राइटनिंग मॉन्स्टर्स, कोई जिन भूत देखना इंस्टेड ऑफ नर्सेस। दे आर द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं। उसके बाद जो है विजुअल हेलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों के अंदर जो है ना पाई जाती हैं। अगली जो चीज़ है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्शन। आप कह सकते हो ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्पेल। नहीं, दिस इज़ नॉट हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज नहीं है ये। सो ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल। सो इसके अंदर कुछ ऑर्डर्स या सेंट, कभी किसी स्पेसिफिक सेंट की खुशबू आ रही होती है, यूरिन फीसेस और मोर जनरल सच एज रोटन और रेंसिड एग, खराब हुए हुए अंडे की स्मेल भी आ सकती है। इन एडिशन टू क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया, दिस टाइप ऑफ hallucination मोस्ट ऑफनली अकर विद डेमेंशिया, सीजर्स और सेरिब्रल एक्सीडेंट। सीवीए के लोगों के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। सीजर्स लोगों वालों के सीजर्स जिनको आते हैं, जिनके को ब्रेन में डैमेज हो जाता है, उन लोगों के अंदर भी बाज़ औक़ात ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस आ रही होती हैं। तो इसमें या तो बहुत कोई अच्छी स्मेल्स आ रही होती हैं या फिर बहुत बुरी स्मेल जो है वो बंदे को आ रही होती हैं। उसके बाद अगली है टैक्टाइल हेलुसिनेशंस। तो दीज आर फ्रॉम द टच, ठीक है ना, टू सेंसेशन सच एज इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू द बॉडी और बग्स क्रॉलिंग ऑन द स्किन, के स्किन के ऊपर कोई कीड़े चल रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी चल रही है स्किन के अंदर। Tactile hallucinations are found most often in client undergoing alcohol withdrawal. They rarely client with schizophrenia। तो ये schizophrenia के लोगों में कम पाई जाती है। ज़्यादातर वो लोग जो अल्कोहल छोड़ रहे होते हैं उन लोगों के अंदर ये पाई जाती हैं tactile hallucinations। नेक्स्ट गस्टेटरी hallucinations हैं जी। तो गस्टेटरी इन्वॉल्व अ टेस्ट। तो गस्टेशन का मतलब है जी टेस्ट। तो टेस्ट की hallucination होती हैं, कभी कुछ अच्छे टेस्ट आ रहे होते हैं माउथ में, कभी मेटेलिक, कभी बिटर, कभी स्वीट, कोई भी टेस्ट आ सकता है जो कि कोई चीज़ वहाँ पे नहीं होती, कोई चीज़ नहीं खाई होती, लेकिन टेस्ट जो है ना वो उसका आ रहा होता है। आगे दो हेलुसिनेशंस हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीज आर बिट नीड सम एक्सप्लेनेशन। इसमें एक सिनेस्थेटिक है और किनेस्थेटिक है। सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन इन्वॉल्व द क्लाइंट रिपोर्ट दैट ही और शी फील बॉडीली सेंसेशन दैट आर यूजुअली अनडिटेक्टेबल, कि बॉडी के उन फंक्शंस को फील करना जिनको हम नॉर्मली डिटेक्ट ही नहीं करते, जैसे कि यूरिन किस तरह से बन रहा है और ब्रेन के अंदर से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की या नर्व कंडक्शन जो है ना वो इंसान को होती हुई फील होती है। तो इसको सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन कहते हैं। अगली है जी कैनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। अकर व्हेन द क्लाइंट इज मोशनलेस बट रिपोर्ट द सेंसेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट्स। ठीक है कि बंदा मोशनलेस है लेकिन उसको लगता है जैसे उसका पाँव हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं। ठीक है। ओकेजनली द बॉडीली मूवमेंट इज समथिंग अनयूजुअल सच एज फ्लोटिंग अबव द ग्राउंड। तो कभी कभी इवन ये भी लगता है कि जैसे इंसान जो है ना वो ग्राउंड से ऊपर फ्लोट कर रहा है, उड़ रहा है कहीं पे। तो ये भी आती है। तो ये थी जी हमारी हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई हेलुसिनेशन की टाइप। अब जो इसमें से इस चैप्टर में से रह गया है वो है टाइप ऑफ डिल्यूजन्स। अब टाइम क्योंकि थोड़ा है हमारे पास, तो टाइप ऑफ डिल्यूजन्स इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक छोटा सा लतीफ़ा आप लोगों को, एक जोक जो है ना वो सुनाता हूँ हेलुसिनेशंस के हवाले से। सो एक बंदा था, एक पेशेंट था यानी कि, तो वो कहता है कि जी मेरे पेट के अंदर ना बिल्ली है। ठीक है, तो मेरे पेट के अंदर बिल्ली है। वो बार बार जो है ना इसी बात को दोहराता था डॉक्टर के पास आके। खैर उसकी फैमिली ने, डॉक्टर ने, सब लोगों ने मिलके जो है ना ये डिसाइड किया
कि ये भाई इसको कहेंगे कि हम ऑपरेशन करके जो है ना बिल्ली को जो है एब्डोमेन से बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि पेशेंट को जो है ना उसी तरह थोड़ा सा उन्होंने बेहोश किया, और उसके बाद जब पेशेंट उठा तो उसे कहा कि हमने बिल्ली निकाल दी है तुम्हारे पेट से ऑपरेशन करके। तो उसके बाद ही पेशेंट कहता है जी मुझे बिल्ली दिखाएं। पेशेंट को बिल्ली दिखाई गई, तो वो बिल्ली जो थी तो वो ब्राउन कलर की थी। वो कहता है कि मेरे पेट में तो ब्लैक कलर की बिल्ली थी, ये तो ब्राउन कलर की बिल्ली है। ठीक है। तो बाजू का ऐसे भी हो जाता होता है। सो दैट्स इट। इसको हम यहीं पर जो है ना वो फिनिश करते हैं जी। प्लीज़ इसको बुक से पढ़िएगा, और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह डिल्यूजन्स की टाइप जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके तो हम फिर इसको फिनिश जो है ना वो फिर कर देंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर कोई और टॉपिक जो है ना उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ मुश्किल तो है, बिल्कुल मुश्किल है, और इसको पढ़ना भी है आप लोगों ने। चलें, ऑल राइट देन, हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मुझे दुआओं में याद रखें। प्लीज़ पढ़ते रहें यार, पढ़ने वाले दिन हैं, प्लीज़ पढ़ें आप लोग। दैट वुड बी नाइस अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सेकंड ईयर भी जल्दी क्लियर कर जाएंगे। यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, आई एम साइनिंग ऑफ।